गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रेकवार पारस एजुवर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आगम नाम का जो चैप्टर है इसको कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फर्म का संतुलन। हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज की तारीख में ही खत्म हो जाए। हो सकता है वीडियो थोड़ा 5-10 मिनट बड़ा बन जाए, पर मैं चाहूंगा कि ये चैप्टर आज की क्लास में खत्म हो जाए क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है ना। तो कोशिश करेंगे हम कि आधे घंटे के अराउंड ऑफ इसको खत्म करें। आइए शुरू करते हैं। अब पहले तो आप अपने चैप्टर का नाम जान लें क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसके नाम होते हैं, है ना। हमारे चैप्टर का नाम है फर्म का संतुलन। क्या नाम है? फर्म का संतुलन। लेकिन कई जगह फर्म की जगह पे वर्ड लिखा होता है उत्पादक, तो कुछ लोग इसको पढ़ेंगे उत्पादक का संतुलन। और संतुलन की जगह पे कई बार वर्ड लिखा होता है साम्य, तो कुछ लोग इसको पढ़ेंगे फर्म का साम्य या उत्पादक का साम्य या फर्म का संतुलन या उत्पादक का संतुलन। हमारे लिए सब एक ही बात है। तो आप किसी बुक्स में चैप्टर को देख के कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फर्म या उत्पादक यहाँ पे एक ही वर्ड रहेंगे, एक ही बात रहेगी। और यहाँ पर जो संतुलन है या साम्य है वो एक ही बात रहेगी। तो हम बोल सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम है उत्पादक या फर्म का संतुलन, या इसको बोलते हैं संतुलन बिंदु। ठीक है, इसका एक और नाम क्या होता है? संतुलन बिंदु। अब देखो भाई, फर्म या संतुलन ये क्या होता है उसको समझने से पहले एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो ये एक पर्सन है ना। ये जो पर्सन दिख रहा, कैसा दिख रहा है? ये खुश दिख रहा, बहुत खुश दिख रहा। सर कहाँ खुशी की बात कर रहे हो? वो तो फूला नहीं समा रहा खुशी से। अच्छा, ये खुश क्यों दिख रहा है? बताओ क्या होगा? ऐसा सोच सकते हो? हम अब अपनी बात कर लो, अपन कब खुश होंगे? भाई देखो, हम तब खुश होंगे जब हमारा समय ऐसा चल रहा होगा जिसमें खुशियां ज्यादा से ज्यादा है, खुशियां अधिकतम है, और जो दुख है वो न्यूनतम है। वो दुख क्या है? न्यूनतम है, और खुशियां क्या है? अधिकतम है। ऐसा समय अगर किसी का भी चल रहा हो तो हम क्या बोलेंगे? ये इंसान बहुत खुश है। अच्छा, अगर हम इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये बंदा है जो इतना खिलखिला रहा है, इतना खुश है, जिसकी ये समय है जिस समय पर उसकी खुशियां अधिकतम है और जो उसके दुख हैं वो न्यूनतम है, इसका ये जो समय चल रहा, अगर ये मान लो हम होते तो क्या हम कभी चाहेंगे कि हमारा ये समय बदले? बोलो, आप चाहोगे क्या कि आपका ये कभी समय बदले? आप कहोगे नहीं, नहीं चाहोगे ना। बस यही होता है संतुलन एक फर्म की स्थिति में। अब इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये जो समय है, समय की जगह पे आप रखो उत्पादन। क्या रखो? समय की जगह पे उत्पादन। उसके बाद ये जो खुशियां हैं, उत्पादक को खुशियां कब मिलेगी? लाभ होगा जब अधिकतम। तो खुशियों की जगह पे आप रख दो लाभ, मतलब लाभ अधिकतम। और जो उसके दुख हैं वो न्यूनतम है। दुख क्या है? हमारा खर्चा। जब एक उत्पादक उत्पादन करता है तो उसके कुछ खर्चे लगते हैं जिसको हम लागत बोलते हैं। उस लागत को करो क्या? न्यूनतम। अब अगर ऐसा समय किसी उत्पादक का चल रहा होगा, किसी फर्म का चल रहा होगा जिसमें उसके लाभ अधिकतम है और जो उसकी लागतें आ रही है उत्पादन की वो न्यूनतम आ रही है, तो क्या वो कभी भी उत्पादन के कभी अपने इस लेवल को बदलना चाहेगा? नहीं चाहेगा। जिस तरह हम थे, हमारा समय जब अधिकतम खुशियां और न्यूनतम दुख थे, हम उस समय को नहीं बदलना चाहते थे, ठीक इसी तरह उत्पादक क्या, जब अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत आ रही होगी तो वो उस सिचुएशन में अपने उत्पादन को नहीं बदलना चाहेगा। मतलब जो वो उत्पादन कर रहा होगा वो उसी स्थिति को मेंटेन रखना चाहेगा, है ना। और उत्पादन की यही स्थिति को हम बोलते हैं उत्पादक का संतुलन बिंदु, या फर्म का संतुलन या उत्पादक का संतुलन। समझे? तो अब मैं इसको बोल रहा हूं, देखना ये क्या है कि देखो, कोई भी उत्पादक है जब वो उत्पादन का कार्य करता है तो उत्पादन करते करते बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसकी इस तरह की स्थिति आ जाती है। किस तरह की स्थिति? कि उसका लाभ अधिकतम होता है और उसकी लागत न्यूनतम होती है। और इस स्थिति में वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो उत्पादन है उसमें वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन करे। मतलब वो जितना उत्पादन कर रहा है वो हमेशा उतना ही उत्पादन करेगा, ना तो उसको बढ़ाएगा ना उसको कम करेगा। क्योंकि बढ़ाने और कम करने से हो सकता है या तो उसके लाभ कम हो जाए या हो सकता है उसकी लागतें बढ़ जाए। लाभ कम होगा तो भी नुकसान की स्थिति, लागत बढ़ गया तो भी नुकसान की स्थिति। इसलिए उसका, अगर वो उस मुकाम पर पहुंच गया, उस बिंदु पर पहुंच गया जिस बिंदु के उत्पादन पर उसको अधिकतम लाभ हो रहा है और लागत न्यूनतम आ रही है, तो वो उस बिंदु से कभी भी अपने उत्पादन को कम ज्यादा करने की नहीं सोचेगा।
मान लो कि एक उत्पादक है, वो उत्पादक पहले 100 इकाइयां बनाता था, फिर उसने 200 बनाई, 300 बनाई, 400 इकाइयां और फिर 500 इकाइयां बनाने लगा। और 500 इकाइयां की जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन आई जब उसको सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है और लागत कम हो रहा है। तो वो फिर आगे से हर बार जब भी फैक्ट्री में उत्पादन का काम करेगा वो कितनी इकाइयां बनाएगा? 500। ना तो वो 500 से कम इकाइयां बनाएगा, ना ही 500 से ज्यादा बनाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ज्यादा बनाने से तो और लाभ बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, लाभ बढ़ता है तो लागत भी हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। लाभ से ज्यादा लागत बढ़ सकती है, इसीलिए उस पॉइंट को ही हमने क्या बोल दिया? संतुलन बिंदु। तो अभी जो मैंने बात बोली जिसमें वो 500 इकाइयां बना रहा है, तो ये 500 इकाइयों का उत्पादन करना ही उसका कहलाएगा फर्म का उत्पादन का संतुलन बिंदु। समझे? तो मैंने जो कहा उसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक फर्म या एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में तब कहा जाता है जब वो इस तरह से उत्पादन कर रहा हो कि उसका लाभ अधिकतम हो रहा हो एवं उसकी लागत न्यूनतम आ रही है, और इस उत्पादन के स्तर में वो किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहता। ना वो उत्पादन को बढ़ाना चाहेगा, ना वो उत्पादन को कम करना चाहेगा। तो उसकी इस स्थिति को ही हम बोलते हैं फर्म या उत्पादक का संतुलन। समझ गए? मतलब फर्म का संतुलन या उत्पादन ऐसी स्थिति जहां पर उत्पादक को अधिकतम लाभ हो रहा है, न्यूनतम उसकी लागत आ रही है, जिसमें वो अपने उत्पादन के स्तर में कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहता, उस स्थिति को बोला जाता है फर्म का संतुलन। ठीक है, अब बात ये आती है कि ठीक है, हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, पर ये स्थिति आएगी कब? कब हमको पता चल जाएगा कि हमारा लाभ अधिकतम है और हमारी लागत न्यूनतम है और हम संतुलन की स्थिति में आ गए। एक उत्पादक को ये बात कैसे पता चलेगी, है ना? तो इसके लिए हम देखेंगे दो प्रतियोगिताएं, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म या उत्पादक का संतुलन, और एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म या उत्पादक का संतुलन। ये दोनों ही हमको देखना है। ठीक है, अब ये दोनों में ध्यान रखें, जरूरत पड़ेगी मुझे सीमांत लागत वक्र की, फटाफट से निकाल के रखना कॉपी में, और जरूरत पड़ेगी मुझे पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम वक्र की। भाई लागत में तो पूर्ण अपूर्ण प्रतियोगिता थी नहीं, तो सीमांत लागत वक्र तो एक जैसे ही बनता है, लेकिन सीमांत आगम वक्र की बात करें तो वो पूर्ण प्रतियोगिता में अलग बन रहा, अपूर्ण प्रतियोगिता में अलग बन रहा, इसलिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सीमांत लागत तो ठीक है, लेकिन सीमांत आगम मुझे कौन सी वाली लेनी है? अभी पूर्ण प्रतियोगिता वाली, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का या उत्पादक का संतुलन कब होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म या उत्पादन का संतुलन। चलो अब देखो, सबसे पहले तो हम पूर्ण प्रतियोगिता में इसको देखेंगे। बोल देता हूं मैं, पहले दो लाइन है यहां लिखाएंगे भी, फिर मैं बोलूंगा, फिर हमको ये लिखना है। हम पढ़ रहे हैं क्या? पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन या फर्म का संतुलन। इसमें हम क्या लिखेंगे? शुरू में तो वही लिखेंगे जो अभी पढ़ के आए, क्या कि एक फर्म या उत्पादक संतुलन की स्थिति में तब होता है जब वो लाभ अधिकतम प्राप्त कर रहा हो, उसकी लागत न्यूनतम आ रही हो, और वो अपने उत्पादन के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। ये तो पूरा मैंने वही छाप दिया। अब बात आएगी पूर्ण प्रतियोगिता में कब होगा भाई? तो हम आगे लिखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म या उत्पादक तब संतुलन की स्थिति में कहा जाता है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हो। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म या उत्पादक तब संतुलन में कहा जाएगा जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हो जाए। वो दो शर्तें कौन सी? पहली शर्त तो ये कि सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों हो जाएं बराबर। पहली शर्त क्या? कि सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों क्या हो जाने चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये हुई पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या? दूसरी शर्त ये कि जो सीमांत लागत वक्र है, सीमांत लागत जो रेखा है, वो सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटे। सर क्या बोल दिया आपने? मैंने जो बोला है अभी केवल सुनना है, यहाँ लिखा रहा है वो देखना है, समझ आएगा या ग्राफ बनाऊंगा। ठीक, पहले तो क्लियर है, सीमांत लागत और सीमांत आगम क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोली? जब सीमांत लागत रेखा या सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे, यानी लागत वक्र आगम वक्र को नीचे से काट रहा हो। ये दो शर्तें जहां पूरी हो गई तब हम बोलेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पादक है वो संतुलन की स्थिति में आ गया है। ठीक है, अब ये जो दो शर्तें हैं इनको हमें ग्राफ पे देखना है। अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूं, सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे मैं क्या रखूंगा? मैं रखूंगा उत्पादन की इकाइयां, क्योंकि उत्पादन में ही बात अब मेरी होगी, तो उत्पादन की मात्रा इकाइयों में। और वाई अक्ष पर मैं क्या रखूंगा? वाई अक्ष पर रखूंगा एक तरफ सीमांत लागत और एक तरफ रखूंगा सीमांत आगम।
क्या क्या, सीमांत लागत और सीमांत आगम। अब सीमांत लागत वक्र में बनाऊंगा, तो सीमांत लागत वक्र कैसा बनेगा, ध्यान करो, वो नाइकी ब्रांड का साइन, नाइकी कंपनी थी ना जिसमें हमने एक सही का साइन देखा था, तो वैसा ही मैंने वापस बना दिया सीमांत लागत वक्र। ये वक्र कैसे बनाया, वहां से देख के बनाया भाई, है ना, पहले बोला था पूरे चैप्टर की जरूरत पड़ेगी, तो सीमांत लागत वक्र मैं लागत वाले चैप्टर में से उठा के लाया हूं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सीमांत आगम, और सीमांत आगम तो पूर्ण प्रतियोगिता में अलग रेखा थी, अपूर्ण प्रतियोगिता में अलग थी, तो मुझे कौन सी वाली लेना है, मैं पढ़ रहा हूं पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में देखो सीमांत आगम रेखा कैसी बनी है, या सीमांत आगम वक्र कैसा बना है, तो आपको दिखेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो सीमांत आगम की जो रेखा है वो एकदम सीधी होती है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच दे रहा हूं, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, सीमांत आगम रेखा या सीमांत आगम वक्र। और जो पहले बनाया था नाइकी का साइन, सही का निशान, वो क्या था, सीमांत लागत रेखा या सीमांत लागत वक्र। अब यहां पर आप देखें कि 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों क्या हो रही हैं, बराबर हो रही है। देख रहे हो आप, 2 पॉइंट देख रहे हैं, एक तो शुरू में जहां पर एक दूसरे को वो कट कर रहे हैं, और एक दूसरा पॉइंट फिर से जहां पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट ऐसे हो गए भाई जहां पर हमारी सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां कट करती है वहां दोनों बराबर हो जाती है ना। तो हमारी जो कंडीशन है, जो हमने पढ़ा कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन तब माना जाएगा जब 2 शर्तें पूरी हो, जिसमें से पहली क्या थी, जहां पर सीमांत लागम और सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हो, तो वो तो 2 पॉइंट हो रहे। लेकिन दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त ने क्या बोला कि दूसरी शर्त यह है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को कहां से काटे, नीचे से काटे। और अब देखो मैं जरा इसमें एरो का साइन बना रहा हूं कि ये सीमांत लागत वक्र, एरो का साइन देखो नीचे से ऊपर जाते हुए इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, सीमांत आगम वक्र को कट कर रहा है। यानी लागत और आगम दोनों बराबर तो 2 पॉइंट पे है, लेकिन जब बात एक रेखा दूसरी रेखा को कट करने की है, वो भी नीचे से, तो नीचे से तो वो केवल इस जगह से ही कट कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में देखो वो तो ऊपर से नीचे आ रहा, तो ऊपर से कट कर रहा। लेकिन अगर यहां से देखो तो सीमांत लागत वक्र नीचे से कट कर रहा है किसको, सीमांत आगम वक्र को। और यही वो पॉइंट है, दोनों पॉइंट मैच हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उत्पादक या फर्म का संतुलन। क्योंकि लागत, सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर तो 2 पॉइंट पर हो रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को नीचे से कट कर रही है। ठीक है, तो नीचे से कट करने वाली एक ही सिचुएशन है, इसलिए इस वाले पॉइंट को, जो राइट हैंड साइड वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, फर्म या उत्पादक का संतुलन बोला। समझे। तो ये जो 2 पॉइंट थे उसका मतलब क्या था, पहला तो ये कि सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हो, वो भी यहाँ हो गई। और दूसरा पॉइंट क्या बोला उसने कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से कट करे, जो कि यहाँ पर हमने कट करा। तो इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, फर्म या उत्पादक का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में बोलेंगे। समझे। तो फर्म या उत्पादक का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में आया तो हमको बताना क्या है, हमको पहले जो लाइन लिखी थी वो ही लिखना है। उसके बाद फिर हमको नीचे आगे बढ़ाना पड़ेगी लाइन को, जिसमें हम बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का उत्पादक या संतुलन निम्न 2 कंडीशन पूरी करने पर कहा जाएगा। वो तो कंडीशन लिख दी और ये ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ में आपने बता दिया किस पॉइंट पर फर्म या उत्पादक का संतुलन है, तब आपका कंप्लीट होगा पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन। समझ गए भाई आप। तो ये तो आपने क्या देखा, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। अब हमको देखना है अपूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन, कि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म या उत्पादन कब संतुलन की स्थिति में होती है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी। शुरुआत में वही लिखना पड़ेगा क्या, कि एक फर्म या जो उत्पादक है वो संतुलन की स्थिति में कब होता है, जब वो अधिकतम लाभ प्राप्त कर रहा है और एवं उसकी लागत न्यूनतम है, तथा वो अपने उत्पादन के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। ये तो पुरानी है, ये तो हमको वहीं से टिप के लिखनी है। लेकिन अब आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन तब माना जाएगा जब एक कंडीशन पूरी हो जाए, बस एक, वो भी पहली वाली। कौन सी, कि फर्म का जो लागत है और जो फर्म की सीमांत लागत है और जो फर्म की सीमांत आगम है वो दोनों बराबर हो जाए। वो दोनों जहां पर बराबर हो गई, उसी पॉइंट पर हम बोल देंगे कि फर्म का क्या हो गया है, संतुलन हो चुका है।
मतलब इसमें दो कंडीशन नहीं आएगी, केवल एक ही कंडीशन आनी है। वो एक कंडीशन ही आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? कि सीमांत लागत और सीमांत आगम जहां पर बराबर हो गई वहां पर अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन स्थापित हो जाता है। अब ये जो बात है इसको भी ग्राफ पे बनाएंगे। सर ग्राफ ये नहीं बना सकते ना, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता में ग्राफ भी अलग बन जाते हैं। तो हमने फिर से ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए वही एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष पे हमको क्या रखना है? एक्स अक्ष पे हमको रखना है वही उत्पादन की मात्रा इकाइयों में, उधर साइड सीमांत लागत और कुल लागत। अब यहाँ पर देखना, सीमांत लागत तो हमको जो बनानी है वही नाइकी का साइन जैसा बनाया था वैसे, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता हो, सीमांत लागत वक्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो जैसा बनता था वैसे ही बनेगा। लेकिन जो सीमांत आगम वक्र है, वो सीमांत आगम वक्र या सीमांत आगम रेखा, आप देखो जरा अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम कैसी बनी थी। तो हमने देखा था कि सीमांत आगम गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, शून्य हुआ था, ऋणात्मक हुआ था, मतलब उसकी रेखा नीचे गिरती हुई बनी थी और एक्स अक्ष के भी नीचे चली गई थी। वही मैं यहाँ पे बनाऊंगा कि यहाँ पर जो मेरी सीमांत आगम रेखा है वो देखो मैं यहाँ पे ऐसे गिराते जा रहा हूँ, गिराते गिराते मैंने कहाँ तक ले गया? शून्य, और फिर एक्स अक्ष के भी नीचे उतार दी मैंने। ये कौन सी रेखा हुई? मेरी सीमांत आगम रेखा। और सीमांत लागत रेखा तो मेरी थी। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम रेखा बदल जाती है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉरी, एक ही पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पर ये रेखा एक दूसरे को कट कर रही है। इसका मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों क्या है? बराबर। सीमांत आगम या सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों आपस में बराबर केवल एक ही पॉइंट पे हो रही है। इसलिए हम डायरेक्ट इसी पॉइंट को क्या बोल सकते हैं कि ये फर्म का या उत्पादक का संतुलन बिंदु है। इसीलिए इसमें दो पॉइंट नहीं आए। वो जो दो कंडीशन पूर्ण प्रतियोगिता में थी ना, अपूर्ण प्रतियोगिता में दो कंडीशन क्यों नहीं आई? क्योंकि वो दो दो जगह कट ही नहीं कर रही रेखा एक दूसरे को, केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर रेखा एक दूसरे को कट कर रही, इसलिए कंडीशन भी केवल एक ही बोल दी, सीधी सी। वो क्या? वो ये बोल दी कि सीमांत लागत और सीमांत आगम जहां बराबर हो वहां पर अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन स्थापित हो जाता है। और सब दूसरी कंडीशन लगाना चाहे तो लगा दो, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं दूसरी कंडीशन लगाता भी हूं तो दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को नीचे से कट करे। और यहां देखो ऑलरेडी एक ही बार ऐसा है जहां पर सीमांत आगम रेखा सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को नीचे से कट कर रही है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो वो दूसरी कंडीशन भी लिख सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है ना। पर किसी बुक में लिखी हो तो ये मत बोलना, लो सर ने तो एक ही कंडीशन पढ़ाई, बुक में तो दो लिखी, लगता सर को अपूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम की ये जो उत्पादक का संतुलन है इसकी दो कंडीशन पता नहीं होगी। भाई मुझे पता है और तुम्हारी उस बुक से भी ज्यादा पता है, और मैंने तो लॉजिक भी बता दिया कि दूसरी कंडीशन क्यों नहीं आ रही। क्योंकि इसलिए नहीं आ रही भाई, पहली बार जो था पूर्ण प्रतियोगिता में जो था वहां पर लागत और आगम वक्र एक दूसरे को दो दो जगह काट रहे थे, तो दो दो जगह आगम और लागत बराबर थी, तो आप कौन से पॉइंट को फर्म का संतुलन लेते? इसलिए वहां पर दूसरी कंडीशन डालनी पड़ी कि जहां पर लागत वक्र आगम वक्र को नीचे से काटे वहां पर आप देख लेना, वहां पर आप फर्म का संतुलन बोल देना, ठीक है। क्योंकि वहां दो दो जगह कट कर रहे थे, लेकिन जहां दो दो जगह कट कर ही नहीं रही है वहां पर मुझे ये कंडीशन लिखने की क्या जरूरत है ना। फिर भी भैया तुमको बुक पे ज्यादा भरोसा है तो आप बुक का ही लिख लेना भैया, दूसरी लाइन भी लिख लेना। पॉइंट तो यहाँ तो एक ही पॉइंट बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे बस इतना लिख देना कि ये वाला पॉइंट क्या है? फर्म का संतुलन। और एक बात और बता दूं, ज्यादातर बुक में तो अपूर्ण प्रतियोगिता वाला मिलेगा ही नहीं, और पूर्ण प्रतियोगिता ऐसी हेडिंग ही नहीं मिलेगी, बस इतना लिखा रहेगा फर्म का संतुलन और वो पूर्ण प्रतियोगिता वाली कंडीशन, और उसका ग्राफ बना के आपको समझा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो सीखा वो पूर्ण प्रतियोगिता में सीखा या अपूर्ण प्रतियोगिता में सीखा, समझे ना। मैं तो यहाँ फिर भी तुम लोगों को पूर्ण प्रतियोगिता में कैसे होता है फर्म का संतुलन और अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन कैसे होता है वो सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इसीलिए अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की, वो ये कि एग्जाम में अगर आ गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन समझाओ, तो हमने जो पहले पढ़ा वो मीनिंग और उसके बाद उसकी दो कंडीशन लिख के ग्राफ बना देंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता में अगर आया तो अपूर्ण प्रतियोगिता में मीनिंग लिख के उसकी एक कंडीशन लिख के उसको भी हम रेखा चित्र के माध्यम से बता देंगे। लेकिन अगर एग्जाम में हमको ऐसा आ गया कि फर्म का संतुलन क्या होता है समझाइए, बस, और 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया या 5 नंबर में आ गया,
या 3 नंबर में आया, जितने में भी आया हो, लेकिन हमको क्वेश्चन ने ये बताया ही नहीं कि पूर्ण प्रतियोगिता वाला फर्म का संतुलन या अपूर्ण प्रतियोगिता वाला फर्म का संतुलन। तब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? सर दोनों बना देंगे। हाँ, दोनों बना देना, टाइम वेस्ट कर देना, पेपर फिर आपका छूट जाएगा, फिर बोलना सर पेपर बहुत बड़ा आया था, मेरा तो छूट गया, मैंने तो बहुत तेज लिखा था, रॉकेट जैसी स्पीड चलाई थी, फिर भी आखिर में फंसी हो गई, है ना? तो सुनो भाई, अगर एग्जाम में ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको क्वेश्चन में आया कि फर्म का संतुलन क्या होता है, रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए, तब आप हमेशा और हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता वाला जो फर्म का संतुलन सीखा है उसी को समझाकर आएंगे। यानी अगर एग्जाम में आ गया फर्म का संतुलन समझाइए, तो पूर्ण प्रतियोगिता में आपने जितना लिखा और रेखा चित्र बनाया पूरा का पूरा उसमें छाप देना, बस कहीं पे भी ये जिक्र मत करना कि पूर्ण प्रतियोगिता वाला है। समझ गए? अगर एग्जाम में नाम नहीं आता है तो, अगर नाम के साथ आया फिर तो वेल एंड गुड, जैसा नाम आया उस हिसाब से कर देना, लेकिन अगर नाम के साथ नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है मैंने बता दिया, आप हमेशा और हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता वाला ही समझाकर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन आपको एग्जाम में तब तक नहीं छापना है जब तक कि एग्जाम वाला आपसे खुद ना पूछ ले कि अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म या उत्पादक के संतुलन को समझाइए। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक इसका कोई यूज नहीं है। एग्जाम में नाम से आए तो ये यूज करना, बिना नाम के आए तो हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, जिस नाम से आया वो तो फिर आप वैसे यूज कर लेंगे, पर अगर बिना नाम के आ गया तो आप हमेशा और हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पादक का संतुलन आपने पढ़ा है उसी को पूरा का पूरा छाप कर आने वाले हैं। ठीक भाई, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर जिसका नाम था फर्म या उत्पादक का संतुलन वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी इकाई का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। इकाई वही है, उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति। इसका एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है पूर्ति के सिद्धांत। और ध्यान से सुनना, ये पूर्ति के सिद्धांत चैप्टर इतना इजी है, इतना इजी कि मैं बता भी नहीं सकता हूं कितना इजी। मैं तो सोचा पढ़ाऊं ही नहीं, पर पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तुम कहोगे आता नहीं होगा इसको, तभी ये पढ़ा नहीं रहा और बोल दे रहा इजी है। इन्हें कहा इजी बोल देंगे तो सर बच जाएंगे। तो भाई इजी होने की भी एक कंडीशन है। ये मुझे इतना इजी तब लगता है जब मैंने मांग के सिद्धांत चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपने मांग के सिद्धांत चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो उतना ही इजी आपको पूर्ति के सिद्धांत लगेगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट चलेंगे हम उसमें। जैसा आपने मांग में पढ़कर आए हैं उसका जस्ट अपोजिट हम पूर्ति के सिद्धांत चैप्टर में करते जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने मांग पढ़ी नहीं है तो फिर उसको पूर्ति समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरी पूर्ति के सिद्धांत वाला चैप्टर आपको तभी समझ आएगा जब मुझसे आपने मांग के सिद्धांत चैप्टर को पढ़ा होगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो मांग के सिद्धांत पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, नहीं तो आपको पूर्ति के सिद्धांत चैप्टर में मेरी भाषा समझ में नहीं आने वाली है। बोलूंगा मैं हिंदी में ही, पर फिर भी मेरी भाषा आपको समझने में दिक्कत इसलिए जाएगी क्योंकि मैं बार बार उसमें मांग 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 यूज करूंगा। समझे? इसलिए मांग के सिद्धांत चैप्टर पहले पूरा पढ़ो, है ना। कल शायद संडे भी है तो आप पूरा मांग के सिद्धांत चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ लेना, उसके नोट्स को कॉपी में देख भी लेना। मैं तो कह रहा हूँ याद ही कर डालो, टेंशन ही खत्म उस चैप्टर की, क्योंकि उसको याद कर लोगे तो पूर्ति का चैप्टर की याद करने की ट्रिक भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इसलिए मांग के सिद्धांत चैप्टर बहुत अच्छे से तैयारी करना, ताकि पूर्ति के सिद्धांत चैप्टर में हमको ना कोई एफर्ट्स लगाने पड़े, ना ही कोई मेहनत करनी पड़े, बस थोड़ी सी भाषा को चेंज करेंगे और पूर्ति के सिद्धांत पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा पूर्ति के सिद्धांत। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।